हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे संविधान का निर्माण चैप्टर 3। ठीक है, जो हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है उसका हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट होगा। हालांकि एक पार्ट इसका आ चुका है जिसमें मैंने कुछ कीवर्ड्स की जो मीनिंग है उनको लिखवाया था। अब यहाँ पे हम इसका पूरा जो भी है कि कैसे निर्माण होता है हमारे संविधान का, या कि किसी और भी जो भी लोकतांत्रिक कंट्रियां हैं उनके संविधान का निर्माण कैसे होता है। बिकॉज जब हम कंपेयर करेंगे कि मतलब हमारे देश का संविधान किस तरह का है, किसी और देश का संविधान कैसे है, तभी हम प्रॉपरली समझ पाएंगे। ठीक है, इसमें अब यदि हम बात करें कि इसके अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है, तो इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो है कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है। ठीक है, हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा, चैप्टर सेकंड पढ़ा, और उसमें हमने ये भी देखा कि चैप्टर फर्स्ट में तो ठीक है कि मतलब समकालीन लोकतंत्र के बारे में था, बट पूरा लोकतंत्र का जो फोकस किया गया चैप्टर किस में किया गया, सेकंड में। और वहाँ पे हमने यही देखा कि उसमें क्या क्या चीज़ें, मतलब लोकतंत्र की डिफिनेशन एंड उसके फीचर्स जो भी थे, उसकी विशेषताएं, तो सिर्फ इतनी बात हम चैप्टर सेकंड में क्लियर किए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमने बस इतना हमें समझ में आया कि जो भी शासक है वो मनमानी नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि कोई भी डेमोक्रेसी कंट्री है वहाँ का जो भी शासक होगा वो मनमानी नहीं करेगा। कुछ बुनियादी नियम है जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जो कि क्या होता है कि जो भी नागरिक है या भी कि जो कि शासक है, दोनों के लिए ही वो नियम लागू होते हैं, दोनों को पालन करना पड़ता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। ठीक है, कि जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं तो सभी नियमों का जो सम्मिलित रूप होता है वो क्या कहलाता है, हमारा संविधान कहलाता है। संविधान, आप अलग अलग इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको ऑलरेडी इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि विधान के साथ, एक विधि विधान के साथ जो भी होता है, मतलब कानून के साथ, विधि मतलब कानून भी होता है। ठीक है, तो इसके साथ जो भी बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि देश का सर्वोच्च कानून, यानी कि किसी भी लोकतांत्रिक देश का, सिर्फ हम यहाँ पे अपने देश की ही बात नहीं कर रहे हैं, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, और आपको ये समझना भी है कि लोकतंत्र वर्ड जहाँ भी आता है, ठीक है, चाहे हमारे इंडिया का हो, चाहे फिर अमेरिका का हो, चाहे फ्रांस का हो, जहाँ भी लोकतांत्रिक कंट्रियाँ होंगी वहाँ के लिए ये सब कुछ फॉलो होगा। ठीक है, तो अब क्या बताया गया है कि यहाँ पे क्या है कि एक देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, नागरिक मतलब जो उस देश के निवासी हैं, जैसे हम हो गए, आप हो गए, ठीक है, तो नागरिकों का अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। देन उसके बाद क्या है कि इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, अब इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। देन उसके बाद है कि संविधान कैसे बनते हैं। ठीक है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, अब हम उसको पाएंगे कैसे, तो यहाँ पे ठीक है हमको क्या है, अभी हमारी आपकी क्या नीड है कि हमको डीएम बनना है या आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, मतलब कुछ भी जो भी हमारी नीड है, ये तो हमको पता चल गया हमको ये बनना है। लेकिन अब हमको ये बनना है तो बनना कैसे है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। अदरवाइज हम वही ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे कि हाँ हमको बनना है, सपनों में हम डीएम बन के बैठे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बट रियल में तो हम कुछ नहीं है, बिकॉज हमको उसके लिए कुछ करना होगा जो कि हम किए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो भी अभी हम पढ़ने वाले हैं कि संविधान की सबसे पहले तो ज़रूरत क्यों हुई, किसी भी लोकतांत्रिक कंट्री में संविधान की ज़रूरत क्यों हुई, और उसके बाद ये बनता कैसे, जब ज़रूरत हुई तो इसका निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद हम बात करें तो उन्हें बनाता कौन है। अब ठीक है, ये बनता भी पता चल गया कि बनता कैसे, बनाता कौन है ये भी जानना जरूरी है। उसके बाद और किस तरीके से बनता है, किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं। जो हमने संशोधन की बात की थी
ठीक है। तो यहाँ पे अब संशोधन का मतलब आपको क्लियरली समझ में आएगा जब हम चैप्टर पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है, कि क्या बात की गई कि किसी भी लोकतांत्रिक जो भी लोकतांत्रिक देश है, यदि वहाँ का एक बार संविधान बन जाता है, ठीक है, तो बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो हम जानेंगे कि कर सकते हैं कि या नहीं, लेकिन हालांकि हमको पहले से ही पता है हम सभी को कि हाँ इसमें अमेंडमेंट होता है, दैट मीन्स संशोधन होता है और बदले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया, ये सारी चीज़ें हम ये चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वही इसका यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन मिल रहा है। और उसके बाद हम बात करें तो हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचारों, मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दक्षिण अफ्रीका के बारे में इसमें बताया गया कि समझेंगे, देन उसके बाद हम अपने इंडिया पे आएंगे कि इंडिया में क्या क्या है, किस तरीके से बनाया गया, क्या क्या इसके मूल भाव थे, किस लिए बनाया गया, क्या बनाना जरूरी था और जरूरी था तो क्यों था, वो सारी बातें हम समझेंगे, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट किए। बट सबसे पहले यहाँ पे हम यदि बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान की बारे में सबसे पहले जानना होगा। तो इसमें लिखा गया है, किसी का स्टेटमेंट है ये, ठीक है, ये नेल्सन मंडेला जी का है शायद। तो इसको यदि हम बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। यानी कि इसमें जब मैंने आपको बताया था कि जब भी इन्वर्टेड कामा में कोई भी वाक्य लिखा हो तो आपको ये समझ जाना है कि ये किसी का स्टेटमेंट है, किसी के द्वारा कही गई ये बातें हैं। ठीक है, जो कि एज इट इज उसमें बिना किसी बदलाव के यहाँ पे लिख दी गई हैं। तो यहाँ नेल्सन मंडेला जी का है ये, और इन्होंने क्या कहा कि मैंने गोरों, जो कि गोरे थे, गोरों को, दैट मीन्स गोरे मतलब जो यूरोपीय थे, यूरोपीय हर देश में, सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं आए थे क्योंकि उनका माइंड थोड़ा ज़्यादा तेज चल रहा था। ठीक है, ज़्यादा मतलब क्या बात करें, फास्ट वर्क कर रहा था वो, ऑल ओवर जितना भी वर्ल्ड है वहाँ हर जगह कहीं ना कहीं उन अपनी छाप छोड़ के ही आए हैं और गए हैं। ठीक है, तो यहाँ यदि उनको मसाले मिल रहे थे तो कहीं ये लोहा मिल रहा था, कहीं एल्यूमिनियम मिल रहा था, तो सब अपना वो इसलिए इधर उधर घूम रहे थे। तो इन्होंने क्या कहा कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कल्पना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। ठीक है, तो ये रहा इनका स्टेटमेंट। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे है कि यह नेल्सन मंडेला जी का कथन है जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। यानी कि वहाँ पे जो गोरों की सरकार थी, हमने देशद्रोह का मतलब पढ़ा था कि यहाँ पे, और आई होप कि आप सभी ने यदि लिखे होंगे तो आप अभी देख के पता कर सकते हैं कि देशद्रोह का मतलब क्या होता है। ठीक है, कि आप अपने देश की जो भी है कि यहाँ पे चलिए जिस टाइम जिसकी सरकार है और उसे लग रहा है कि आप उसकी बगावत कर रहे हो, तो ये क्या होगा, या तो उनके शासन के विरुद्ध है, इसे देशद्रोह माना जाता था। तो वहाँ पे गोरों का शासन था और वो क्या समझ रहे थे, क्योंकि मंडेला जी जो थे उन्होंने बगावत कर दी, तो वो क्या इनके देशद्रोह का मुकदमा लगा दिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई। यानी कि क्या हुआ कि वहाँ पे जो गोरे थे, रंग भेद बहुत ज़्यादा, दक्षिण अफ्रीका की आप बात करोगे तो जब हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं, आपके पास यदि एटलस हो तो अभी आप खोल के देखिए, तो जो दक्षिण अमेरिका वाला भाग है, ठीक है,
सॉरी दक्षिण अफ्रीका वाला भाग है। यहाँ के लोग, आपको पता है कि अफ्रीका ऐसा एक देश है, एक बात और आप नोट कर लीजिए कि अफ्रीका जो अफ्रीकन कंट्री है कुछ ऐसे करके है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसी कंट्री है जहाँ पे, कंट्री नहीं कॉन्टिनेंट है, सिर्फ दक्षिण अफ्रीका एक देश है, बट अफ्रीका एक हमारा महाद्वीप है, ठीक है। तो ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप का मैंने मैप बनाया है। आप वहाँ देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको यूरोप दिखेगा, देन ये आप एशिया वाला भाग है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कर्क रेखा, मकर रेखा और जो हमारी इक्वेटर है, यानी कि ये जो हमारी विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है और मकर रेखा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिससे होकर तीन, मतलब ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व का महाद्वीप एक है, महाद्वीप है, ठीक है, देश नहीं है, महाद्वीप की मैं बात कर रही हूँ। तो एक ऐसा महाद्वीप है जो कि अफ्रीका महाद्वीप है। अब जब अफ्रीका आप देखते हो कि अफ्रीकन लोग बहुत ब्लैक टाइप के होते हैं, ठीक है। तो होते क्यों है, क्योंकि वजह है उसके काले होने की। यहाँ से जब जाती है ये विषुवत रेखा है, ठीक है, सूर्य की किरण डायरेक्ट पड़ती है जो, तो यहाँ पे है और जो भी कंट्रियां हैं यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने मतलब उनका कलर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्राकृतिक है कि जब आप इधर रहोगे, कितने भी गोरे हो आप, यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ से सूर्य की किरणें जब सीधे पड़ती हैं विषुवत रेखा पे, तो वहाँ के जो भी लोग रहने वाले होंगे तो ऑब्वियस है वो तो ब्लैक होंगे ही, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उसका सिर्फ प्रभाव सिर्फ इधर आसपास ही पड़ता है, यहाँ तक भी पड़ता है। आप यहाँ, मैंने एशिया का बनाया, ठीक है। आपको पता होगा कि यहाँ से थोड़ी सी ऊपर अपना इंडिया है। ये यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो यहाँ से सपोज ये रेखाएं जा रही हैं, 3 रेखाएं जा रही हैं ऐसे, ये मान लो ग्लोब है, ठीक है। यहाँ पे अपना इंडिया कुछ ऐसे करके है। अब इंडिया क्या है, हमारा इक्वेटर के पास है। आप केरल साइड के लोगों को देखेंगे, तमिलनाडु के लोगों को देखेंगे, आप यदि साउथ इंडियन की मूवी देखते हो तो हैं सभी इंडिया के, ठीक है। आपको इसी से अंदाजा लग जाएगा कि सभी हैं इंडिया के, लेकिन कुछ ये जो मध्य भारत के लोग हैं उनका कलर अलग टाइप का है, ठीक है। तो उत्तर भारत के लोग हैं उनका कलर थोड़ा और चेंज है। उसके बाद हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इंसानों की गलती नहीं, वो तो मतलब यदि हम बात करें तो प्राकृतिक रूप से है, ठीक है। तो उनका जहाँ जो रहेगा उस हिसाब से, आप इधर के लोगों को देखोगे तो थोड़ा सा वो चाइनीज टाइप के दिखते हैं, तिब्बती टाइप के, ठीक है। उनका फेस कट जो होता है, पूर्वोत्तर भारत के आप इंसानों को देखेंगे तो नहीं कह सकती कि मतलब कुछ एक दो रेयर केस आपको ऐसे मिल जाए जो कि इधर जैसे दिखें, ठीक है। जैसे मध्य भारत में या उत्तर भारत की हम बात करें, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के ज़्यादातर लोग ऐसे ही दिखते हैं। और दिखने का रीजन भी है बिकॉज हमारी सभ्यता जो है इधर से उधर मिक्स है, ठीक है। कि जो चीन की है, मतलब चीन के लोग यहाँ आए, वह यहाँ के लोग वहाँ गए, जो भी वैवाहिक संबंध बना उससे कहीं ना कहीं जनरेशन में चेंज आया। तो आपको असम, मिजोरम हो गया, वहाँ के जितने भी लोग होंगे आप देखेंगे थोड़ा उनका नाक नक्शा चीन से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, ज़्यादा तो नहीं कहते, थोड़ा बहुत आप देखेंगे कि आप अलग ही पहचान जाओगे कि किधर के हैं। और इधर आप देखोगे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इधर के लोगों को देखोगे आप, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको अलग ही वो लोग दिखाई देंगे, ठीक है। थोड़ा उनका रंग जो होता है जो ज़्यादा डार्क टाइप का होता है। तो क्यों होता है, वजह है क्योंकि इक्वेटर पे जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, तो जब सीधी पड़ेंगी तो इंसानों पर उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, ठीक है। और आप बायो पढ़ते होंगे तो बायो में आपको एक मेलानिन नाम का एंजाइम है जो कि इंसान को गोरा या काला बनाता है, ठीक है। जैसे जैसे इंसान के ऊपर धूप यानी सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं, मेलानिन बढ़ता है, और जब वो बढ़ता है तो इंसान और काला होता है, ठीक है। कुछ आप देखते हो कि बहुत सी हीरोइनें होती हैं और वो क्या करती हैं कि जब वो एंट्री मारती हैं यानी कि उस इंडस्ट्री में कदम रखती हैं, उस टाइम पे बिल्कुल मतलब देखो तो ठीक है, ऐसा लगता है कि ये कहाँ से कबाड़ी आ गई, लेकिन बाद में आप देखोगे तो वो बहुत सुंदर एकदम से गोरी हो जाती हैं। चलिए ठीक है, फेस पे कोई क्रीम लगा लेगा तो फेस पे क्रीम लगाने से सिर्फ फेस हमारा वाइट हो सकता है, ठीक है। बट उनको हम देखते हैं कि वो बहुत एकदम से उनका हाथ पैर सब कुछ जो भी है, नेक वगैरह सब एकदम फिट फाट रहता है, ऐसा लगता है कि ये तो बढ़िया कहीं इंग्लैंड वगैरह से आके रह रही हैं यहाँ पे, ठीक है।
उनका कलर कुछ ऐसे चेंज हो जाता है। और चेंज इसी वजह से होता है बिकॉज ये मेलानिन एंजाइम जो है, तो जब मात्रा इसकी ज़्यादा बढ़ती है आप इसको निकलवा लो, हालांकि इसकी प्रोसेस खैर बहुत लंबी होती है, बहुत पैसा भी लगता है, ठीक है। लेकिन यदि आप इसको निकलवा लेते हो कलर चेंज हो जाता है। यानी कि मैं जो समझाना चाह रही हूँ मेन आपको, खैर वो बायो का टॉपिक है और हमको निकलवाना भी नहीं है, ये नेचुरल है, ठीक है। और जब नेचुरल है हमको रहना वही है, तो ये होता ही है। तो अफ्रीका में रंग भेद का मामला क्यों आपको सामने आया? बिकॉज वहाँ पे अब वो गोरे आके रह रहे हैं, अब गोरे कह रहे हैं कि हम कालों को नहीं रहने देंगे। अब वो काले जाएं तो जाएं कहाँ भैया, वो तो वहीं जन्म लिए हैं। आप देखोगे अफ्रीका वालों को तो सच में यार मतलब उनका नाक नक्शा बाल वाल भी बहुत ही अजीब के होते हैं। यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा, गूगल पे सर्च करिएगा जो भी अफ्रीकन लोग हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे उनका नाक नक्शा वगैरह है। और हाँ, श्रीलंका के लोग भी कुछ ऐसे ही होते हैं। अब आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि श्रीलंका के भी यदि मैं कह रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, तो क्यों होते होंगे? क्योंकि इक्वेटर के पास यदि यहाँ इंडिया है तो यहाँ श्रीलंका है, श्रीलंका है तो थोड़ा और इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, तो वहाँ के लोगों का रंग भी थोड़ा ज़्यादा डार्क होता है, ठीक है। तो आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि वजह क्या होती है, कैसे होता है, क्लियरली आप समझ जाएंगे। और मैप पे यदि वर्क करते हैं रेगुलर, तो आपको वो तो ऑलरेडी पता चलेगा कि हमारी विषुवत रेखा कहाँ है, मकर रेखा कहाँ, कर्क रेखा कहाँ है, सूर्य की किरणें ज़्यादा किस पे पड़ती हैं, किस पे कब पड़ती, क्योंकि आप जियोग्राफी पढ़ोगे वहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ये जो रंग भेद का इधर अफ्रीका का रीजन था कि रंग भेद चल रहा था, क्यों चल रहा था, और नेल्सन मंडेला ने उनका क्या किया था, विरोध किया था, और इसीलिए उनको राजद्रोह के मुकदमा लगाकर क्या कर दिया गया था, अजन्म कारावास की सजा सुना दी गई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि अगले साल यानी कि अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था, ठीक है। यानी कि उनको क्या किया गया कि 28 साल तक उनको वो अजन्म कारावास का मतलब एक और आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि हम जब सुनते हैं कि हमको किसी को आजीवन कारावास की सज़ा हो रही है, ठीक है, तो कभी कभी आता है, मेरे भी माइंड में आता था कि मतलब जब तक वो इंसान वही जेल में ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक उसको रखा जाता, बट ऐसा नहीं है। जो एक होता है ना अपना जेंडर का जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं उसमें रहता है कि क्या मतलब कितने तक एज है मिनिमम। आपको यदि मान के चलो कि इंडिया में है कि कोई भी इंडिया वाला, यहाँ माना जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 70 वर्ष तक जीते हैं, ठीक है। तो यदि ऐसा मान के चला जाता है कि 40 वर्ष तक, 50 वर्ष तक, कितने वर्ष तक इनकी एज हो सकती है जीने की, तो उस तक रखा जाता है उनको जेल में। देन उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, चाहे वो खत्म हो, उनकी डेथ हो चाहे ना हो, बट हाँ जो माना जाता है बस इतने साल तक जीवन प्रत्याशा होती है। अब जब जीवन प्रत्याशा दर पढ़ेंगे वहाँ पे आप समझेंगे कि अलग अलग कंट्री की अलग अलग होती है। तो यदि हम इंडिया की बात करें तो यदि 50 से 60 वर्ष मतलब मिनिमम मान के चलो आप कितना आदमी जी सकता है, ठीक है। तो हालांकि किसी की मौत का ठिकाना नहीं होता, बट ये जो कारावास के लिए प्रावधान होता है तो इसमें अब ऐसा नहीं कि आप जब जेल में ही डेथ हो जाएगी आपको, ऐसा नहीं है। आपकी जो भी जीवन प्रत्याशा की दर है वो आप कंप्लीट करते हो, आपको उसके बाद वो छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से तो इनको कब तक रखा गया, 28 वर्षों तक रखा गया था। और उसके बाद और वो भी कहाँ रखा गया था, जो कि वहाँ की सबसे खतरनाक जेल थी, ठीक है। हालांकि वो भलाई के लिए कर रहे थे लेकिन शासन तो किसी और का चल रहा था, इसलिए उनको रखा गया। इंडिया में भी गोरे लोग जो थे बिना मतलब का देशद्रोह लगा के जितने भी लीडर थे उन सबको कई कई बार जेल गए हैं, वो एक बार नहीं अनेकों बार जेल गए हैं। चाहे हमारे महात्मा गांधी जी हों चाहे और भी लीडर हों, वो सब एक बार नहीं कई बार जेल गए हैं। और यही वजह थी कि वो फालतू का देशद्रोह का मुकदमा लगा देते थे। कोई थोड़ा सा आप बगावत कर रहे हो लगा देंगे, क्योंकि शासन तो उनके हाथ में है। और यही वहाँ भी हो रहा था, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे रंगभेद के खिलाफ संघर्ष, और इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियरली अच्छे तरीके से समझेंगे। और तब तक मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ यार मैप पे वर्क जरूर किया करो, क्योंकि आपको आपके नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपकी यूपीएससी के लिए भी बहुत मस्ट है। आपको जब मेंस आंसर राइटिंग करते हो तो पॉलिटी में भी मैप बना दोगे तो आपका आंसर अलग होगा, हिस्ट्री में भी आप मैप बना दोगे, आपका आंसर थोड़ा अलग ही दिखाई देगा। देन उसके बाद आपको ज्योग्राफी में तो ठीक है, आप जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं मैप यदि पुट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, बिकॉज जब हमको वो सारे स्ट्रक्चर पता होंगे। और ऐसे नहीं बस देखना है, थोड़ा उसके कंसेप्ट को समझना है, ठीक है, देखना नहीं
ऐसे पढ़ना आपको कि आप किसी को मतलब पढ़ो ऐसे कि जैसे लगे कि मैं किसी को समझाने वाला हूँ। कोई हमारे सामने एक बच्चा है, हम उसको समझाएँगे तो किस तरीके से इसको कंप्लीट करें। सपोज आप इंडिया का मैप देख रहे हो, ठीक है। अब इंडिया के मैप में आप उसको ऐसे पढ़ो, मतलब कि ऐसे देखो चारों तरफ से कि कौन कौन सी रेखाएं जा रही हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी हो गई। दिन पृथ्वी में विषुवत जो भी देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा कहाँ कहाँ से जा रही है, इंडिया में कौन कौन सी जा रही है, कितनी डिग्री जा रही है, वो सारी बातें। देन उसके बाद आप उसके जो भी कंट्रियाँ, जो भी हमारे स्टेट हैं, उनकी कैपिटल है, उनसे रिलेटेड कौन कौन से अदर स्टेट हैं, कौन कौन सी अदर कंट्रियां हैं, क्या क्या किस स्टेट में है। ऐसे करके धीरे धीरे आपका बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए तो वहाँ पे कभी आपको लाइफ में भूलने वाली ये चीज़ें नहीं है। बिकॉज आप मैप से प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से किया करिए, आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। और बहुत ही, आप कहीं जाते भी हैं तो आपके लिए, यदि आपको यूपीएससी नहीं भी करना है फिर भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। यदि आप मैप देखते हो तो वो बहुत आपके लिए प्रॉफिट वाला है, ठीक है। सो आप लोग देखा करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।